सबसे बड़ी लड़ाई या कहूँ तो मोल भाव जो मेरी और मेरी पत्नी के बीच कभी हुई है वो टूथपेस्ट को लेकर थी। दरअसल मेरी पत्नी टूथपेस्ट ट्यूब को रोल करती है और मैं उसे स्क्वीज करता हूँ। और सच मानिए, किसी रोलर को स्क्वीजर से ज्यादा और कुछ परेशान नहीं करता। शादी के 20 साल बाद भी आज तक हमारे बाथरूम में 2 अलग-अलग टूथपेस्ट की ट्यूब्स हैं। वेलकम टू थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट द पॉडकास्ट। मोल भाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। हो सकता है आप अपनी सैलरी बढ़वाने की कोशिश कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट चाहिए हो, बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करवाना हो या अपने पार्टनर के साथ ज्यादा क्वालिटी टाइम चाहिए हो। एक बेहतर नेगोशिएटर बनना ना सिर्फ आपकी मदद करता है, बल्कि जिन लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं उनके लिए भी फायदेमंद होता है। आज मुझे बेहद खुशी है कि हमारे साथ है मैगी नील, जो स्टैनफोर्ड GSB में एडम्स डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट एमेरिटा हैं। वो थॉमस लिस के साथ मिलकर किताब गेटिंग मोर ऑफ व्हाट यू वांट की को-ऑथर भी हैं। उनकी रिसर्च मोल भाव और टीम परफॉर्मेंस पर फोकस्ड है। वेलकम मैगी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैट, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपनी शार्प इंसाइट्स, एंगेजिंग टीचिंग स्टाइल और मजेदार स्टोरी टेलिंग के लिए तो मशहूर हैं ही, और साथ ही घोड़ों के लिए आपका प्यार भी सबको पता है। इसलिए आपको यहाँ पाकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप मोल भाव को देखने का एक खास नजरिया रखती हैं। आपके हिसाब से मोल भाव की सही डेफिनेशन क्या है और एक सक्सेसफुल मोल भाव को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, हम में से ज्यादातर लोग मोल भाव को एक लड़ाई की तरह देखते हैं। मतलब सोच यही होती है कि मैं तुमसे से ज्यादा हासिल करूं और तुम्हें कुछ भी ना मिले। और अगर आप इसी माइंडसेट के साथ मोल भाव में जाते हैं तो शुरुआत से ही आप अपहिल बैटल पर होते हैं, क्योंकि ये सोच आप या सामने वाले को देखने का नजरिया ही बदल देती है। आप उन्हें एक ओपोनेंट की तरह देखने लगते हैं, एक दुश्मन की तरह। मेरी सलाह यह है कि अपने सामने वाले को एनिमी मत समझिए। मोल भाव को एक कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह देखिए, यानी मिलकर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। इस कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के 3 बड़े डायमेंशन होते हैं। पहला ये कि मैं एक नेगोशिएटर के तौर पर पहले से बेहतर स्थिति में निकलूं, मेरे ऑल्टरनेटिव से बेहतर, मेरे करंट स्टेटस क्वो से बेहतर और उस सिचुएशन से बेहतर जिसमें मैं मोल भाव करता ही नहीं। अब ये सुनने में थोड़ा लो बार लग सकता है, क्योंकि कौन सा समझदार इंसान नेगोशिएट करके खुद को नुकसान में डालेगा। हाँ, ये तो सही बात है। और मजे की बात यह है कि हम सब ऐसा कर चुके हैं। हम सब कभी ना कभी ऐसी मोल भाव में रहे हैं जहां हाँ कहने से ठीक 1 सेकंड पहले हमें खुद पता था कि हमें उठकर चले जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने हाँ कह दिया। क्यों? क्योंकि हमने अच्छे डील से ज्यादा बस अग्रीमेंट को प्राथमिकता दे दी। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि नेगोशिएटर के तौर पर मुझे पहले से बेहतर स्थिति में निकलना चाहिए। दूसरा, मोल भाव में कोई कमांड एंड कंट्रोल नहीं चलता। मैं आपको जबरदस्ती हाँ नहीं बुलवा सकता। मैं बस आपके सामने ऐसे प्रपोजल्स रख सकता हूं जिनमें आपको खुद लगे कि हाँ कहना मेरे फायदे में है, और फिर हम किसी कॉमन रास्ते पर अग्री करें। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आपको समझना पड़ेगा। आप कौन हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आपके इंटरेस्ट्स, आपकी मोटिवेशंस, आप किन चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, और मुझे एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब पता होना चाहिए। आप मेरी बात पर हाँ क्यों कहेंगे? अगर मुझे इस सवाल का जवाब ही नहीं पता, तो सच कहूं तो मैं मोल भाव के लिए अभी तैयार ही नहीं हूं। तो दूसरा हिस्सा असल में ये समझने का है कि आप किससे मोल भाव कर रहे हैं, उनके बारे में जानना, उन्हें समझना और खुद भी रिफ्लेक्ट करना। बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब मैं आपके सामने कोई प्रपोजल रखूं, तो मैं उसे ऐसे पेश करूं जैसे वो आपकी किसी समस्या का सॉल्यूशन हो। यही कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का असली कोर है।
ये पूरी सोच को मैं बनाम तुम से हटाकर हम मिलकर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि माइंडसेट में ले आती है। मुझे ये बात बहुत पसंद आई। ये उन कई चीजों को दोहराती है जो हमने इस पॉडकास्ट के अलग अलग एपिसोड्स में सुनी है कि आपको अपने ऑडियंस को सच में समझना होता है। ये जानना होता है कि आप किससे बात कर रहे हैं और अपनी बात को इस तरह फ्रेम करना होता है कि सामने वाले को मदद मिले, उसे सपोर्ट महसूस हो। ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि आप भी यही बात दोहरा रही हैं। हाँ, और सच में सिर्फ आपके बारे में नहीं है, यही तो पूरी बात का सार है। तो मोल भाव के लिए बेहतर तरीके से प्लान करने के लिए आप क्या सुझाव देंगी? क्या ऐसी कोई चीजें हैं जो हम पहले से कर सकते हैं ताकि हम खुद भी तैयार हों और जिनसे हम नेगोशिएशन कर रहे हैं उनके लिए भी प्रक्रिया आसान हो सके? बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे अपनी स्थिति को अच्छे से समझना होगा। सबसे पहला सवाल यही है, मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? अगर बात नहीं बनती, यानी इम्पास हो जाता है, तो मेरे पास और क्या ऑप्शन है? इस पर काफी रिसर्च हुई है और बात बिल्कुल साफ है। जिन लोगों के पास बेहतर ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, वो आम तौर पर मोल भाव में ज्यादा अच्छा आउटकम लेकर निकलते हैं। वजह यह है कि उनके लिए ना कहना और टेबल से उठ जाना आसान होता है। मान लीजिए मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव है, तो मेरे लिए डील से बाहर निकल जाना मुश्किल नहीं होगा। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ नेगोशिएट करूं और किसी अग्रीमेंट तक पहुंचूं, तो आपको मुझे इतना वैल्यू देना पड़ेगा कि मेरे लिए रुकना और बात आगे बढ़ाना वर्थ इट लगे। अब ऑल्टरनेटिव्स तो मोल भाव के बाहर होते हैं, लेकिन उनका असर मोल भाव के अंदर मेरे बिहेवियर पर बहुत गहरा पड़ता है, क्योंकि वही दूसरी सबसे अहम चीज को तय करते हैं, जिसे हम कहते हैं रिजर्वेशन प्राइस। रिजर्वेशन प्राइस मतलब वो पॉइंट जहां आकर मैं कह देता हूं, बस अब इससे आगे नहीं। यही वो टिपिंग पॉइंट है, और शायद पूरी मोल भाव में सबसे स्ट्रैटेजिक जानकारी भी यही होती है, क्योंकि ये बताता है कि वो कौन सी लाइन है जिसके बाद मैं उठकर चला जाऊंगा। असल में अगर मैं अपनी रिजर्वेशन प्राइस पर पहुंच गया हूं, तो मेरी हालत ऐसी होनी चाहिए कि मुझे हां या ना में से किसी से भी खास फर्क ना पड़े। जैसे सिक्का उछालूं, हेड आया तो मैं चला जाऊं, टेल आया तो मैं डील के लिए हां कह दूं। और मैं तो कहूंगा कि हम में से ज्यादातर लोग इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। बिल्कुल, ज्यादातर लोग नहीं सोचते, और जो सोचते भी हैं, उनके पास अक्सर इतना डिसिप्लिन नहीं होता कि वो अपनी रिजर्वेशन प्राइस पर टिके रह सकें, क्योंकि वो डील की क्वालिटी से ज्यादा हाँ सुनने को महत्व दे देते हैं। और यही सबसे क्रिटिकल बात है। अगर आपकी कोई साफ बॉटम लाइन ही नहीं है, कोई वो पॉइंट ही नहीं है जहां आप कह सकें, बस अब नहीं, और अगर आप उस बॉटम लाइन को मेंटेन करने का डिसिप्लिन नहीं रखते, तो मोल भाव में जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू या सरप्लस होगा, वो आसानी से सामने वाले के पास चला जाएगा। क्योंकि असली ताकत उसी पल में होती है जब आप कह पाते हैं, नहीं, इस शर्त पर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले से ये जानना जरूरी है कि वो पॉइंट आखिर है कहाँ। और अगर आप सिर्फ इन दो चीजों पर ही फोकस करें, यानी आपकी बॉटम लाइन क्या है और इम्पैस होने पर आपके पास क्या ऑप्शन है, तो भी एक खतरा है। सिर्फ इन्हीं पर टिके रहने से आप मोल भाव में लगातार अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आप पूरी पोटेंशियल के साथ नेगोशिएट ही नहीं कर पाएंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रोसेस काम करता है। हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारे बिहेवियर को ड्राइव करती हैं। अगर मेरी उम्मीदें इस मोल भाव में सिर्फ मेरी बॉटम लाइन पर टिकी हों, या इस बात पर हों कि इम्पास होने पर मेरे साथ क्या होगा,
तो मेरा दिमाग वहीं अटका रहेगा और नतीजा भी वहीं जाकर रुकेगा। इसलिए जरूरी है कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा ऊपर उठाऊं। मुझे एक एस्पिरेशन सेट करनी होगी। एस्पिरेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई ड्रीम वर्ल्ड सोच लूं, जैसे सब कुछ परफेक्ट हो जाए और मुझे सब कुछ मिल जाए। नहीं, बल्कि मैं ये कहता हूं, ये मेरी सिचुएशन है, ये मेरी स्किल्स और कैपेबिलिटीज हैं, ये सामने वाले की सिचुएशन है। अगर इस पूरे सिनारियो में चीजें मेरे फेवर में जाएं, रियलिस्टिकली और ऑप्टिमिस्टिकली, तो मैं क्या अचीव कर सकता हूं? इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला पूरी तरह सरेंडर कर देगा और कहेगा ठीक है, सब तुम्हारा। वो भी अपनी तरफ से ज्यादा पाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर चीजें मेरे पक्ष में जाती हैं, तो मैं कहां तक पहुंच सकता हूं? वो है मेरी एस्पिरेशन। और मैंने ये देखा है कि लोग बहुत कम ही अपनी एस्पिरेशन तय करते हैं। रिजर्वेशन प्राइस तो कई लोग सोच लेते हैं, ऑल्टरनेटिव्स भी कई बार सोच लेते हैं। लेकिन एक चीज जो मेरी नजर में सक्सेसफुल मोल भाव का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, यानी एक क्लियर एस्पिरेशन सेट करना और उसी पर फोकस बनाए रखना, वो बहुत कम लोग करते हैं। इस पॉडकास्ट में पहले भी हम काफी बात कर चुके हैं कि अपने मैसेज को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए। लेकिन क्या मोल भाव में मैसेज स्ट्रक्चर करने के लिए कुछ खास बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं? जैसे मुझे पता है आपने चंकिंग पर काफी रिसर्च की है और वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। क्या आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? देखिए, चंकिंग को समझने के दो तरीके हैं। पहला ये कि मोल भाव में अक्सर हम खुद को ये सिखा लेते हैं कि सही तरीका है एक समय पर एक ही मुद्दे पर बात करना। लेकिन सच ये है कि ये तरीका अक्सर वैल्यू डिस्ट्रॉय कर देता है। असल में हमें क्या करना चाहिए? हमें कई मुद्दों पर एक साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि हर इशू दोनों लोगों के लिए बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो मैं सबसे पहले ये समझना चाहती हूँ कि किन किन मुद्दों पर बात हो सकती है और उनकी इम्पोर्टेंस आपके लिए कितनी है और मेरे लिए कितनी है। अगर कोई इशू आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए उतनी क्रिटिकल नहीं है, तो मैं उस पर आसानी से कंसीड कर सकती हूँ, बशर्ते मुझे बदले में किसी ऐसे इशू पर कंसेशन मिले जो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहीं से चंकिंग शुरू होती है, यानी हमारी प्रेफरेंसेस में कहाँ-कहाँ एसिमेट्री है, किस बात की वैल्यू आपके लिए ज़्यादा है और किसकी मेरे लिए। और फिर अगला स्टेप ये है कि हम इश्यूज को अलग-अलग नहीं, बल्कि पैकेज की तरह नेगोशिएट कर, मतलब प्रपोजल बनाते समय सारे मुद्दों को एक साथ देखकर। मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं इस एक मुद्दे पर जीत जाऊं और तुम उस दूसरे पर, बल्कि ये होता है कि ऐसा पैकेज बनाया जाए जो हम दोनों की प्रायोरिटीज और कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिफ्लेक्ट करे और जहां दोनों को जेन्युइनली डील मिले। समझ गया। तो एक तरह से चंकिंग आपको कई लीवर्स दे देता है खींचने के लिए, जो तब नहीं मिलते जब आप एक एक मुद्दे पर अलग अलग बात करते हैं। अब अक्सर मोल भाव में हम अपने साथ इमोशंस भी ले आते हैं, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी नर्वसनेस, कभी एक्साइटमेंट। तो इमोशंस का मोल भाव में क्या रोल होता है और जब बातचीत गर्म हो जाए उस वक्त अपने इमोशंस को कैसे संभालें? मोल भाव में इमोशंस पर काफी रिसर्च हुई है। सबसे पहली बात जो थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव लग सकती है, वो ये है कि इमोशंस हमारे सोचने के तरीके को बदल देते हैं और अलग-अलग इमोशंस सोच की गहराई को अलग तरह से प्रभावित करते हैं। रिसर्च बताती है कि कुछ इमोशंस हमें सरफेस लेवल सोच की तरफ ले जाते हैं और कुछ हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये हैप्पी या एंग्री होने का मामला नहीं है। असल में खुशी और गुस्सा दोनों ही अक्सर टॉप ऑफ द माइंड थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं, यानी तुरंत रिफ्लेक्स वाली सोच।
अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला गहराई से सोचे, तो जिन इमोशंस का असर ज्यादा होता है वो होते हैं सरप्राइज या सैडनेस जैसे भाव। ये ऐसे इमोशंस हैं जो दिमाग को रुक कर सोच समझ कर ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस जानकारी के लिए धन्यवाद। हमारे इस पॉडकास्ट में एक परंपरा है। खत्म करने से पहले मैं हर मेहमान से वही 3 सवाल पूछता हूं। तो पहला सवाल, अगर आपको अब तक मिली सबसे बेहतरीन कम्युनिकेशन एडवाइस को 5 से 7 शब्दों के एक प्रेजेंटेशन स्लाइड के टाइटल में समेटना हो तो वो क्या होगा? मैं कहूंगी, अक्सर सबसे बढ़िया इंसाइट हमें सबसे अनपेक्षित जगहों से मिलती है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। लगता है इस एडवाइस के पीछे कोई दिलचस्प कहानी है। कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, जरूर। थोड़ा सा पिच दे देती हूँ। मैंने स्टैनफोर्ड में एक टेडएक्स टॉक दिया था, अपने घोड़े के साथ मोल भाव पर। मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा फेल हुई मोल भाव में से एक अपने घोड़े के साथ ही थी। और मजे की बात यह है कि उसी घोड़े ने बाद में मुझे मोल भाव के बारे में बहुत कुछ सिखा भी दिया। इनसाइट सच में बहुत दिलचस्प जगहों से आता है। हाँ, बिल्कुल। मुझे हैरानी है कि हम इतनी देर तक घोड़ों की बात किए बिना निकल गए। तो अच्छा है कि वो टॉपिक आखिरकार आ ही गया। अब दूसरा सवाल, कौन सा कम्युनिकेटर है, इंसानी कम्युनिकेटर कहूं तो, जिसे आप एडमायर करते हैं और क्यों? तो मैं 2 नाम लूंगा, एक हिस्टोरिकल और एक करंट। पहला है टोनी फाउची। वो कमाल के कम्युनिकेटर हैं। उन्हें एक साथ कई अलग अलग और कभी-कभी टकराने वाली ऑडियंसेस से बात करनी होती है, और उस टाइट रोप पर बैलेंस बनाकर कम्युनिकेशन करना, ये वाकई काबिले तारीफ है। उनकी इस एबिलिटी से मैं सच में बहुत प्रभावित हूँ। और सच कहूं तो मुझे उनसे सालों पहले साथ काम करने का मौका मिला था, जब वो एक कॉन्फ्रेंस में अपनी HIV रिसर्च पर प्रेजेंटेशन दे रहे थे। तब भी वो उतने ही ऑथेंटिक और जेन्युइन थे जितने आज दिखते हैं। वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, और मुझे लगता है यही बात उन्हें इतना इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाती है। तो आपका हिस्टोरिकल रेफरेंस कौन है? जॉन कैनेडी। और इसकी वजह यह है कि जॉन कैनेडी ने पूरी एक जनरेशन को वो काम करने के लिए इंस्पायर कर दिया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो करेंगे। उनका इनॉग्रल स्पीच ही देख लीजिए। ये मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, बल्कि ये पूछो कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। इस एक लाइन ने कितने लोगों को मोटिवेट किया, पीस कॉर्प्स ज्वाइन करने से लेकर दुनिया में बदलाव लाने तक। लोग सच में उठे और उन्होंने कुछ बड़ा करने की कोशिश की, क्योंकि उनसे वही करने को कहा गया था। तो तीसरा सवाल, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन की रेसिपी में पहले 3 इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? सबसे पहला इंग्रेडिएंट है सामने वाले की सच में परवाह करना। अगर मैं किसी से कम्युनिकेट कर रही हूं, तो सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि वो इस समय कहाँ खड़ा है, उसकी सोच, उसकी ज़रूरत, उसका पर्सपेक्टिव क्या है। फिर मुझे अपनी बात उसी जगह से शुरू करनी होगी जहां वो है, और उसके बाद धीरे धीरे ये देखना होगा कि अपनी कम्युनिकेशन के जरिए मैं उसे उस जगह तक कैसे ले जा सकती हूँ जहां मैं चाहती हूँ कि वो पहुंचे। इसीलिए मुझे लगता है कि मोल भाव इतनी ज़रूरी स्किल है, क्योंकि शायद मिलकर हम ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकें जो हम में से कोई भी अकेले सोच ही नहीं पाता। क्या शानदार रेसिपी है ये कम्युनिकेशन की। मैगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोल भाव पर आपके इनसाइट्स हम सबको न सिर्फ अपनी बात बेहतर तरीके से रखने में मदद करेंगे, बल्कि ज्यादा कोलैबोरेटिव और स्ट्रांग रिलेशनशिप्स बनाने में भी। आपका समय देने के लिए सच में आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैट, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। आप सबका धन्यवाद कि आपने थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट का एक और एपिसोड सुना। ये पॉडकास्ट स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। और एपिसोड्स और जानकारी के लिए gsb.stanford.edu पर जाएं
या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हमें सब्सक्राइब करें। पिछले कुछ महीनों में मुझे दुनिया भर के लिसनर्स से बात करने का मौका मिला है और ये जानकर बहुत खुशी होती है कि ये पॉडकास्ट उनकी जिंदगी और काम पर कितना पॉजिटिव असर डाल रहा है। लोग कैसे इन प्रिंसिपल्स और आइडियाज को अपनी डेली कम्युनिकेशन में अप्लाई कर रहे हैं, ये सुनना वाकई इंस्पायरिंग है। हम सब की तरफ से जो इस शो को आप तक पहुंचाते हैं, आपका दिल से धन्यवाद। हम आगे भी आपके लिए नए एपिसोड्स, नई टेक्निक्स और भी गहरी इंसाइट्स लाते रहेंगे। इस शो को बनाने में समय और मेहनत लगती है, इसलिए अपनी आइडियाज और फीडबैक भेजते रहिए। धन्यवाद।